कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पर देखिएगा बेटा, न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। हम लोग लास्ट टर्म पर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, उससे कुछ न्यूमेरिकल लिए थे। और अगर आपका वेक्टर मजबूत है, यानी वेक्टर की अप्रोच अच्छी है, तो न्यूमेरिकल में आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, 4 पॉइंट मासेस m, 2m, 3m and 4m are kept at the corners of a square of side A. Then find out the magnitude of the force experienced by the mass kept at its center. तो सोल्यूशन में अगर आप जाएं तो देखिए ऐसे है बेटा, एक स्क्वायर है, इसका साइड आप देखिएगा। तो आप देखिएगा बेटा, हियर इज स्क्वायर हुज साइड इज ए। मास क्या रखा आप मान लीजिए, एक m है, ये 2m है बेटा, 3m एंड 4m। फिर उन्होंने कहा इसके सेंटर पे एक मास रखा है, तो सेंटर आप ऐसे बना दिए, डायगोनल को कट करते हुए बना लीजिए सेंटर, ये आएगा। तो देखिएगा इसका सेंटर है ये, तो आप देखिएगा इसके सेंटर है, इस पे एक मास रखा है, स्मॉल मास m है, ये मान लीजिए स्मॉल है। कहते इस पे लगने वाला फोर्स लगाइए। देखो बेटा, इस मास के ऊपर ये चारों मास फोर्स लगाएंगे और इसको ये चारों मास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिएगा इस पे अगर ये फोर्स लगाएंगे क्या आएगा, देखो ये O पे रखा, इस पर O पे रखे हुए मास पर इसकी वजह से क्या फोर्स होगा, तो लेबलिंग कर लेते हैं, A B C D कर लीजिएगा। देखो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, इसे आप लिख दो FOA। फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, FOC एंड FOD आएगा, FOD, ये FOD, इतने फोर्स आ गए। ठीक है बेटा, अब इनका रिजल्ट निकाले, आंसर आ जाएगा। जरा चेक करिए कितने कितने। देखो FOA का वैल्यू क्या है बेटा, आप ध्यान रखिएगा, साइड इसकी A के बराबर है, तो ये डायगोनल कुछ होगा हम निकाल लेंगे। हम चाहें तो ये डिस्टेंस R, ये R, ये R और ये R ले लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस R है। हमने क्या लिया, OA, OB, OC एंड OD, इसको R के बराबर ले लिया। R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करें, देखो ये R यहां तक R2R, और हमें ये वैल्यू चाहिए ये A और ये A के बराबर। तो इन ट्रायंगल अगर हम निकालें, ट्रायंगल ACB, देखिए बेटा ये 2R का स्क्वायर जो आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो ये वाली साइड 2R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2 आया। तो आप देखें यहां से R कितना आ गया, R इक्वल टू A बाई रूट 2 आया, तो R इक्वल टू A बाई रूट 2 आ गया, इतना तो हमें मिल गया। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर था। ठीक है, इतना कैलकुलेट कर लें। अब आप देखिएगा बेटा, फोर्स ऑन O ड्यू टू A लिखिए, तो देखो ये M फोर्स क्या आ जाएगा, G M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। FOB क्या हो जाएगा, G M की बजाय 2M स्क्वायर। क्यों चेक करना बेटा, देखो ये M है, ये 2M है, तो ये हो जाएगा 2M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। FOC अगर आप देखें तो G, देखो बेटा इसके बीच में फोर्स होगा, ये 2M था, ये 3M था। फिर से देखिएगा OC के बीच में, तो G क्योंकि मास थे बेटा 2M 3M 4M, 3M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप देखें FOD जो हो जाएगा G 4M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। OA OB OC FOD, यानी O और A के बीच का फोर्स, O और इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स, ये आ गया। अब अगर इनका रिजल्टेंट निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट कैसे, आप देखिएगा बेटा कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ होता नहीं ज्यादा करने के लिए आप इसमें। देखो बेटा FOA FOB दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो पता है स्क्वायर में ये बेटा एंगल 90 डिग्री होते हैं सब। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, ये आप ऐसे, इससे और बेहतर ये करेंगे, रिजल्टेंट बाद में लेते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। एक मिनट देखिएगा, अगर हम FOA और FOC को पहले पकड़ लें, देखो बेटा ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, ये देखो FOA छोटा है, FOC बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखो बेटा रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड FOC
क्यों? क्योंकि जो फोर्स एक लाइन में हो, जो वेक्टर एक लाइन में हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, उनको सीधे हम जोड़ या घटा सकते हैं, है ना बेटा। तो देखिए ओ ए एफ ओ सी ये है, एफ ओ ये है, एफ ओ सी देखो बेटा 3m² है, ये सिर्फ m² तो इनका रिजल्टेंट अगर हम F1 से लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू FOC माइनस FOA, बड़े में से छोटा माइनस करो तो बेटा आएगा G3m² माइनस GM² तो निश्चित रूप से G2m² आएगा। इसे इक्वेशन x1 लिख लो बेटा। ये फोर्स F1 आया, ये जानते क्या आया? FOC और FOA का रिजल्टेंट आया। और वो रिजल्टेंट हम कैसे शो करेंगे देखिएगा, मैं दूसरे कलर से दिखा दूं। देखो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आया, इन दोनों का, ये बड़ा तो ये इधर आया, तो तुम कहोगे सर ये F1 आ गया, यानी जो F1 होगा FOC की डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। अब आइएगा जरा बेटा FOB और FOD की बात करिएगा। देखो FOD 4m² है, OB 2m है, इनका भी जो सब्ट्रैक्शन आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो इतना ही आने वाला है। तो आप देखिएगा सिमिलरली अगर आप आ जाए तो आप क्या करेंगे, नाउ रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOD, इसे अगर हम F2 से लिखें, बड़ा सिंपल सा बेटा, आप देखिएगा OB और FOD अपोजिट है, FOD बड़ा है, देखो ये छोटा है, क्या आएगा G4m² माइनस G2m²। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा G2m²। ये इक्वेशन नंबर x2। ध्यान रखना बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, 4 फोर्स थे, उनमें 2 का रिजल्टेंट आ गया है बेटा। इसका रिजल्टेंट ये और इसका रिजल्टेंट ये आया और FOD बड़ा था, यानी इनका भी रिजल्टेंट इधर ही जाने वाला है, दैट वुड बी इक्वल टू F2। अब आप देख लो, एक फोर्स F1 है, एक F2 है, F1 F2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। रिजल्टेंट क्या होगा, इधर आएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दोनों फोर्स बराबर मात्रा में है। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन M, आप इतना लिख लिए, कितना लिख लीजिए बेटा, चलिए, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन मास M एट O जो था दैट इज इक्वल टू F, एंड बेटा ये क्या आएगा, देखो F1 और F2 90 डिग्री पे हैं और दो 90 डिग्री के वेक्टर का रिजल्टेंट एवरीबडी नोज क्या आ जाएगा, F1² प्लस F2²। गौर से देखना बेटा, F2 और F1 सेम है, तो वैल्यू रखना हो तो रख लो, तो आप ऐसे कर लो G2m² का होल स्क्वायर प्लस G2m² का होल स्क्वायर। इसमें फिर देखिएगा बेटा, ये इस वाले टर्म का स्क्वायर इस वाले टर्म का स्क्वायर है, कॉमन लेके बाहर निकाल लो तो 2m² आएगा। ब्रैकेट में बेटा यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1, तो बेटा आंसर ये आया Gm² ये 2√2 आया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये कह सकते हो पैरेलल टू दिस या ऐसे, ठीक है। ये आया, तो अगर वेक्टोरियली आप लेकर चलेंगे तो आपके रिजल्ट और आसानी से आते रहेंगे। तो वेक्टर को अगर आप आसानी से लगाते रहेंगे, वेक्टर को समझदारी से लगाएंगे तो आंसर तो आएंगे। इसे नोट कर लो बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आंसर हुआ बेटा, एक चीज और कर ले आंसर में, क्योंकि आप ध्यान रखना क्वेश्चन में इन्होंने A दिया था, R तो दिया नहीं था, और हमने इस जगह पर आप जाके पीछे वीडियो करके देख लें, R की वैल्यू A/√2 हमने निकाला था, ये आया था। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ रख दें तो और आप आगे जा सकते हैं, तो इसको इक्वेशन x3 रख लें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ R, तो आप देखिए हम क्या करें, R की वैल्यू को A के टर्म में रखना पड़ेगा, जो हम पहले यहां लगा चुके थे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ R की यहां रखें, A/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा Gm² 2√2/A² हो जाएगा, ये 2√Gm²/A। तो देखिएगा बेटा, यहां पर R की जगह पे ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R, बेटा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L
एक रॉड है, इसके एक्सिस पर एक एंड से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर एक मास m रखा है। ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट मास ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द रॉड। तो यह हम कह सकते हैं फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m ड्यू टू rod m of length l। ठीक बेटा, देखिए ऐसा क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आता है, इसलिए सीख लो। वहां पर सिर्फ चार्ज बदलेगा मास की जगह और कैपिटल G की जगह पर 1/4πε0 और कुछ भी ना बदलेगा, ठीक है। इसमें करते क्या है बेटा, आप देखिएगा जो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला आपको नोन है Gm1m2/r², उसमें m1 m2 पॉइंट मासेस होते हैं। तो आप देखिए ये तो पॉइंट मास है एक, लेकिन ये तो पॉइंट मास नहीं है, ये तो एक्सटेंडेड मास है। तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो रॉड है बेटा आप उसको छोटे छोटे पॉइंट मासेस में या छोटे छोटे एलिमेंट्री मासेस से मानिए। तो सबसे पहले इस रॉड को छोटे छोटे मासेस से बना हुआ मान लीजिए, एक ऐसा छोटा मास यहां ले लीजिए, इसकी थिकनेस को आप dx ले लीजिएगा। तो याद होगा ट्रेडिशन कि अगर इसकी थिकनेस dx है तो m से इसकी डिस्टेंस को आपको x मानना पड़ेगा, ये dx तो ये x हो। अब आप देख लो बेटा, ये छोटा सा मास dx है, इसकी थिकनेस dx है, इसका कुछ मास होगा मान ले dm, तो इस मास और इस मास में ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो आप देखिएगा फोर्स बिटवीन m एंड dm अगर हम लें तो आप उसे df लिख सकते हैं, दैट इज Gm dm/x², ये आएगा, ठीक है बेटा। दिस इज द फोर्स, ये जो फोर्स आया है ये इसके और इसके बीच में आया है, इसके और इसके बीच में। अब हमें अगर पूरी रॉड, आप एक काम करिएगा, आप dm की वैल्यू निकाल के रखिए, फिर आगे बात करेंगे। तो आप लिखोगे सिंस मास ऑफ लेंथ L इक्वल टू कैपिटल M, देखो बेटा ये लेंथ L का मास कैपिटल M है, therefore मास ऑफ लेंथ 1 इक्वल टू m/L, therefore मास ऑफ लेंथ dx, ये बेटा लेंथ कितनी है dx, इसका मास, तो बेटा आपको पता है mdx/L आएगा, ये बेटा dm के बराबर हुआ, therefore you can say dm इक्वल टू mdx/L आ गया, ठीक। तो ये बेटा dm आ गया। अब ये dm की जगह वैल्यू रख दो, देखिएगा इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू df इक्वल टू g m dx/L, और ये जो x² था वो तो रहेगा ही ये। बस बेटा ये फोर्स आया है इस छुटकू मास और इसके बीच में, अगर इस रॉड को लेना तो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करो, क्यों, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मास यहां से शुरू होंगे यहां पे खत्म होंगे। देयरफॉर फोर्स ऑन m ड्यू टू एंटायर रॉड, अगर f से लिख ले देन इट विल बी ऑब्टेन बाय, सुनिएगा बेटा यहां से इंटीग्रेट करने का मतलब समझे, इस एंड की यहां से दूरी और वो कितनी है r, तो ये आएगा बेटा r, और यहां से लेके यहां तक मतलब इस एंड की यहां से दूरी कितनी है r प्लस l, तो r प्लस l, और ये हो जाएगा Gm स्मॉल m dx/L x²। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, इतना नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं सिंप्लीफाई कर लूं। F इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M और L ये कॉमन हो गए। इंटीग्रल देखो बेटा x की पावर -2 dx, क्योंकि बेटा dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x का ही टर्म अंदर रहेगा और सब बाहर आएंगे। इस जगह अगर आप इंटीग्रेशन लगाएं तो Gm/L ये आया, और इसे क्या लिखोगे बेटा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 आएगा ये, और इसे थोड़ा हटा लें तो ये आ जाएगा बेटा r/r + l। लिमिट्स आप यहाँ रखिएगा, देखो G कैपिटल M स्मॉल m -1 बचेगा तो ये -l लिख लो, ये x की पावर -1 होगा तो 1/x हो जाएगा, r से r + l। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये -1 इसलिए माइनस बाहर कर लिया, x की पावर -1 बचेगा, x की पावर -1 अगर नीचे लाओगे तो +1 हो जाएगा। लिमिट रख दे बेटा,
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल माइनस में रखिए एक्स की अपर लिमिट 1 अपॉन आर प्लस एल। ये अब माइनस को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल। बेटा ये माइनस यहां ले जाएंगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन प्लस एल। आंसर हो गया ये। अगर यहीं तक आपको ऑप्शन में दें सिंप्लीफिकेशन में मांगे तो यहीं पे छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एफ इक्वल टू जी कैपिटल, ठीक, सॉल्व कर लीजिए बेटा। एल अपॉन आर, आर प्लस एल आया, ये कैंसिल हो गया तो बेटा फोर्स ये आ गया। देखो जी मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द जो आपका पार्टिकल था, अपॉन आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये आंसर आ। आप इसे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो क्या है, कहते हैं अ मास स्मॉल m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स x टाइम m एंड 1 माइनस x m एंड प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। उनको आपने एक निश्चित दूरी पे रख दिया, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज मैक्स। तो पहले तो आप x की फोर्स तो रखो। आप देखिए बेटा मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, अगर फोर्स मैक्स है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो पहले अगर आप फोर्स निकालो तो क्या आएगा जी, पहला मास बेटा क्या है xm, दूसरा मास क्या है 1 माइनस xm अपॉन डिस्टेंस को तुम मान लो आर स्क्वायर। आर आपने क्या लिया, लेट आर इज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप देखिए इन्होंने बोला है फॉर एफ टू बी मैक्स, मैक्स करना है हमें, इसे डिफरेंशिएट करना है। अब तो मन में प्रश्न आना चाहिए सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप देखिएगा राइट साइड में आओ, m तो कांस्टेंट है, मतलब उस बॉडी का मास अगर m ये जो था अगर 10 किलो था तो 10 ही रहेगा। x वेरिएबल है, r कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने सर्टेन डिस्टेंस दिया है, तो m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। दूसरा ये होता है कि जो निकालना होता है डिफरेंशिएट करते हैं। तो अक्सर क्या, अगर आपको परफेक्ट चलना है तो कहो कि जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, और या देसी तरीका रखना है कि सर याद रख लेते हैं तो भैया जो निकालना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो। निकालना क्या है x, तो भैया x निकालना इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 रखो, रखते हैं d बाई डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो क्या आएगा g, ये m और m स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 माइनस x x अपॉन आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो जी एम स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करिएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्या है 1 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या है 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया। इसका मतलब क्या समझे बेटा, x की वैल्यू अगर हाफ होगी तो इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर मासेस आर, देखिएगा मासेस क्या है r, इन्होंने खैर x ही पूछा था, तो पहला मास अगर m1 लिख लो बेटा, देखो पहला मास अगर ये m1 लिख लो तो कितना आ जाएगा, देखो m और इंटू x मतलब m बाई 2, एंड दूसरा मास m2, देखो ये मास m2 है, इसे लिख दो 1 माइनस x इंटू m, यानी 1 माइनस 1 बाई 2m, यानी m बाई 2 आया। ये याद कर लो बेटा, जानते क्या है, दो मास पार्टिकल अगर इक्वल बराबर इक्वल हिस्से में डिवाइड किए जाएंगे, देखो मैं फिर से बोल दूं, आप इसे याद कर लो बेटा कि कोई मास पार्टिकल है उसको अगर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जैसे ये मास m था, इसका एक हिस्सा देखो m1 आया m बाई 2, दूसरा आया m बाई 2, तो इसका मतलब क्या तय हो गया, अगर एक मास m है उसको दो फ्रैक्शन में दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए और निश्चित दूरी पर रखने पर मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए तो उसका रिजल्ट ये फिक्स है बेटा, क्या, दोनों मास इक्वल होने चाहिए, यानी दैट गिवन मास शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। ऐसे ही चार्ज में आता, कहेंगे एक चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q है, कहें कि किस हिस्से में डिवाइड करें कि उनको एक निश्चित दूरी पे रखने में उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो, तो जानते हो क्या है, अगर चार्ज Q है तो एक हिस्सा होगा Q बाई 2, दूसरा होगा Q बाई 2, तो आप आंसर ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न क्वेश्चन, इसे भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कहते हैं,
जो पिछला क्वेश्चन किया मैं उसका एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा यार। देखो 2 point mass objects of masses 2x and 3x are separated by a certain distance r. How much mass should be transferred from 3x to 2x so that the gravitational force between them is 0? तो मैं अभी बताया था पिछले में, अगर किसी मास को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें और निश्चित दूरी पे रखें तब उनमें फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम आता है। तो तुम्हें बताएं क्या रखना चाहिए, जरा समझिएगा। लिखो फॉर एफ मैक्स, समझिएगा बेटा क्या होगा, m1 और m2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और क्या होगा बेटा, इनका आधा, आधे का मतलब आप ऐसा करो 3x प्लस 2x अपॉन 2 कर दो, तभी तो बराबर आएगा, 5x अपॉन 2 आ जाएगा। तो आप देखिएगा इसका मतलब है दोनों मास अगर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 5x बाई 2 5x बाई 2। तो देयरफॉर देखिएगा m1 और m2 दोनों की वैल्यू 5x बाई 2 होनी चाहिए। तो अब इन्होंने क्वेश्चन, इसका मतलब समझे कि दोनों हिस्से इतनी वैल्यू रखनी चाहिए। तो आप देखो पहला मास 3x था, तो बताइएगा देयरफॉर मास ट्रांसफर्ड कितना आया बेटा, मास ट्रांसफर्ड अगर आप रखें कि कितना मास ट्रांसफर करें तो लिखोगे सर 3x को हमें ये बनाना है, तो आप कहोगे 3x को हमें यहां तक लाना है, यानी ये माइनस कर दें, तो बेटा 3x और बेटा 5 बाई 2 2.5x होता है, x बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब आप 3x में से x बाई 2 हिस्सा आप किसे दे दें, 2x को दे दें। जब बेटा इसमें से आधा हिस्सा दे दोगे x बाई 2 तो इसके पास कितना बचेगा, 2.5, और इसे मिल जाएगा x बाई 2, ये भी 2.5 हो जाएगा, दोनों 2.5 यानी 5 बाई 2 मैक्स हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि एक बार अगर आदत में आ जाए तो आप इसे डायरेक्ट लगा दीजिएगा, सर दिस मच मास शुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक या ठीक है। तो इससे अब आपका टाइम बचता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार आ जाए, एक अंदाजा अप्रोच मिल जाए तो बड़ा आसान। कहते हैं क्या, 2 particles of same mass m are moving in a circle of radius r under their mutual gravitational force of attraction. Find time period of each particle. तो इसका मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सर्किल पे 2 पार्टिकल घूम रहे हैं, म्यूचुअल फोर्स पे हो और वो बेटा उस सर्किल पे कॉन्टिन्यूअसली घूमते रहे, तो ये तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट हो। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अच्छा पहले रेडियस लिख लीजिएगा, रेडियस देखो ये मास m है, इसका अगर वेलोसिटी v माने, वेलोसिटी v माने, अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट हो तो फिर इनकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, ऐसे घूमते रहे, राइट, रेडियस r है। तो रूल क्या है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर लगने वाला जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगेगा, CPF प्रोवाइड करेगा। तो सामान्य सा नियम है क्या, CPF इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब CPF क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, ग्रेविटेशनल फोर्स का g मास पहला दूसरा अपॉन r, बेटा ये डिस्टेंस इनके बीच का 2r है, r प्लस r 2r स्क्वायर। या अब आप कहोगे कि सर निकालना तो टाइम पीरियड है, तुमको मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो अब ध्यान से सुन लो। जब भी किसी जगह पर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आप ओमेगा ढूंढो, क्योंकि तुम्हें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई t होता है, और अगर ओमेगा ना हो तो v ढूंढो, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ओमेगा अपने आप चला आएगा। तो व्हाट वी हैव टू सर्च, वी हैव टू सर्च ओमेगा फर्स्ट देन v। तो ओमेगा नहीं मिला, v मिला, तो आप देखो यहां क्या करो, m v को लिख दो r ओमेगा अपॉन r, g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर आएगा। तो देखो m से m कैंसिल हुआ, r से एक r कैंसिल हुआ, ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहां बेटा आएगा gm अपॉन 4r आएगा। ध्यान रखिएगा हमें ओमेगा और t पता करना है, तो ओमेगा इक्वल टू ये इधर ले आओ, तो gm अपॉन 4r क्यूब आएगा, ये ओमेगा है, ओमेगा को 2 पाई अपॉन t लिख दो बेटा, gm अपॉन 4r क्यूब होता है, तो t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट 4r क्यूब अपॉन gm, ये आएगा। आप इसको अंदर ले जाना चाहे या इसको बाहर लाना चाहे, आपकी चॉइस है। देखो 4 को बाहर लगाओगे 2 होगा, 2 2 जा 4, तो 4 पाई r क्यूब अपॉन gm होता है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हियर इज द टाइम पीरियड। क्वेश्चन और देखिएगा, है तो आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2 particles of mass m and 3m are placed at a distance 9 meter
at what distance from m a third mass 4m is placed so that gravitation force on 4m is 0। ठीक है, तो तीसरा मास 4m कहाँ रखें जिससे कि उससे फोर्स 0 आए, या इक्विलिब्रियम है, फोर्स 0 के बजाय इक्विलिब्रियम है तो वही लेंगे। तो आप देखिएगा, आप ऐसे करें, बड़े आसान से ऐसे क्वेश्चन होता है। ये मास m है बेटा, ये मास 3m है, इनके बीच का सेपरेशन इन्होंने दे रखा है 9 मीटर है, ये मीटर हो गया। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, मान ली M से पूछा है, M से, तो मान लीजिए M से एक मास ये जो 4m है वो x दूरी पे रखा जाता है। तो बेटा ये वाली दूरी 9 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये 9 मीटर है। ठीक, अब बताओ अगर ये वाला मास है, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स 0, तो बेटा इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इस पॉइंट को C लिख दो। तो देखो C को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और इस C को यानी 4m को ये भी आकर्षित करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फॉर नेट फोर्स टू बी 0 FCA माइनस FCB इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा इसका सब्ट्रैक्शन 0, इसका होता है FCA इक्वल टू FCB ऐड। FCA क्या आ जाएगा, आप जरा सा देखो यहाँ पर, FCA बेटा C और A के बीच का फोर्स क्या आ जाएगा, देखो FCA आ जाएगा G 4m, ये m अपॉन ये बेटा क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू G। देखो FCB कितना आ जाएगा 3m, और बेटा ये है 4m अपॉन 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना हमें x पता करना है। G m कैंसिल हुआ, G बेटा ये G है, m कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 4 भी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ बचा बेटा 3 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फिलहाल ये बच रहा है, ठीक है। हमें x लगाना है, तो इसका बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है, आप ऐसे कर लो बेटा, देखिए इसको यहाँ लिए जाए तो देखो 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख दो √3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर स्क्वायर हटा दो, इसका √3x इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस आता है। इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसे स्टार इक्वेशन रख लो, सॉल्व कर लेते हैं। एक बार प्लस अलग करेंगे, माइनस अलग करेंगे, जल्दी कर लो बेटा इसे, आप इसे नोट कर लें तो फिर इस पे आगे बढ़ा दें, ठीक है बेटा। आई होप स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। ये पार्ट हटा दें, चले इसमें एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। प्लस वाला लेते हैं, देखो √3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ये पहले प्लस वाला ले रहा है, और एक बार ले रहा है बेटा √3 इक्वल टू माइनस 9 माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं, देखो बेटा ये प्लस हमने ले लिया है, तो आप देखिएगा ये x इधर ले आए तो x को कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 आ जाएगा 9, और x इज इक्वल टू 9 अपॉन √3 प्लस 1 आ जाएगा इतना। और इसको और सिंप्लीफाई आराम से किया जा सकता है। देखिए आप चाहें तो इसको आप ऐसे करते हैं, 9 √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3 प्लस 1 था, माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो √3 माइनस 1 से नीचे भी करिए, तो 9 √3 माइनस 1 अपॉन देखो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 √3 माइनस 1 अपॉन ये 3 माइनस 1, तो बेटा ये 9/2। √3 की वैल्यू लिखना चाहें तो 1.732 होता है, 3 तक ही लिख दें -1, तो बेटा 9/2 तो 0.73 तक आएगा। और सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं बेटा। इसमें देखो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9/2, इससे कैंसिल करेंगे, देखो 2 को इससे करें तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, और बेटा क्या ये 6 आ जाएगा, और ये 6 लगभग इतना आएगा। 0.36 को 9 से करिएगा, देखिए 9 54 4 आएगा, 5 आपका कैरी होगा, और 9 3 27 32 आएगा, तो ये डेसिमल में 3, तो x की वैल्यू बेटा 3.24 मीटर करीब आएगा। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सॉल्व करना। अब तुम कहोगे सर माइनस वाले इसे भी चेक कर लेते हैं,
-9 और प्लस एक्स आएगा, ये इधर हो जाएगा तो √3 - 1x आ जाएगा -9। तो x इक्वल टू -9 अपॉन √3 -1 आ रहा है। तो पिछले की तरह इसे सॉल्व करें, अगर आप देखिए क्या आ जाएगा, √3 -1 आता है। ये वैल्यू माइनस में आ रही, माइनस का मतलब इग्नोर करना नहीं, चेक करना पड़ेगा। 3 में 1 करें तो 0.73 आएगा। तो ये जो भी वैल्यू है 9/0.73 यानी 10 के करीब आएगी, 10 के करीब। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये बता क्या रहा है। आप याद रखो, हमने एक मास m लिया था, या क्वेश्चन में दिया था एक मास 3m था। इन्होंने कहा था m से कितनी डिस्टेंस पे, तो हमने यहाँ पर एक मास 4m लिया था और इस डिस्टेंस को x लिया था। अगर आंसर प्लस में आए इसका मतलब है कि 4m को x से दाहिनी तरफ रखना है। माइनस का मतलब है बेटा इस मास को, माइनस का मतलब है इस मास को m से लेफ्ट में रखना है, यानी माइनस बताएगा, इसको आप यहां रखें बेटा, देखो यहां 4m रखना चाहिए, यहां नहीं रखागा। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूं माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये माइनस है, इसका मतलब m से जो तीसरा मास है इधर रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा। जरा चेक करो, देखो बेटा इस पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू द m अट्रैक्शन, और इसकी वजह से भी फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ड्यू टू द 3m। और जब दोनों फोर्स तीसरे मास पे एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, देखो बेटा ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में बोला था कि थर्ड मास 4m को कहां रखें जिससे उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। तो भैया जब एक ही तरफ फोर्स होगा तो नेट 0 ना आएगा, इसका मतलब है दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, हियर इज द आंसर। ठीक, तो इस लेक्चर में बेटा हमने कई न्यूमेरिकल, इवन जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल इसके लिए हैं, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। थैंक यू।